So hello students, good morning. This is Yogesh Devda and today we will start the next topic from the previous one. So हमारा टॉपिक चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम के ऊपर. हमने कंप्लीट कर लिया था कोल टार तक. व्हाट इज कोल टार, क्या होता है, कितने टाइप्स का अपना जो कोयला होता है कितने टाइप का होता है ना, उन सब में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, उन सब का यूज कहाँ पर होता है, कैसे उनको आप पहचानोगे कि अपने घर में जो कोयला पड़ा है वो कैसा कोयला है, एंथ्रेसाइट है, कि उसे जला के कैसे पता चलेगा कि उससे कौन सी किस टाइप की फ्लेम निकल रही है, अपना जो कंप्लीट कंबंशन कैसे पता चलता है, ब्लू फ्लेम अगर जले तो वह फिर कैसा कौन सा कंबंशन है, कंप्लीट कंबंशन है या फिर इनकम्प्लीट कंबंशन है ना, उन सब की डेफिनेशन अपन आगे देखेंगे. सो अभी तक अपन ने कोल टार के बारे में पढ़ा. कोल टार क्या था, मैंने बताया था एक लिक्विड फॉर्म के अंदर एक मैंने बताया था ब्लैक कलर का होता है मटेरियल, है ना. ये बनता कैसे है, मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई ये जब कोल एंड कोक फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर बनता है ना. और कैसी स्मेल इसकी अनप्लीजेंट होती है, एकदम अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छी ना लगे, है ना, अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी. और मैंने इसके यूज के बारे में जब मैंने बताया था तो आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने बताया था आपको यूज है इसका. इसके अलावा मैंने आपको बताया था मेडिकल यूज, है ना, मेडिकल के अंदर. और स्किन केयर के लिए इसका यूज किया जाता है ना, स्किन केयर के लिए बेसिकली यूज किया जाता है. और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो इंडस्ट्रियल यूज बहुत अच्छा है इसका, है ना. और इसके अलावा अपना प्लांट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लांट्स, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए. तो वहां पर कई बार एज अ फ्यूल जब स्टार्ट करना होता है बॉयलर को, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ फ्लेमेबल सब्सटेंस चाहिए होता है जिससे क्या कि बॉयलर के अंदर आग जल्दी लग जाए. तो उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, कोयले के अंदर यानी कि कोल के अंदर क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं और उसके बाद उसे जलाया जाता है बॉयलर के अंदर ताकि आग जल्दी पकड़ ले, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो जाए प्लांट. तो ये अपन ने कल कंप्लीट किया था. ठीक है. तो आज अपन बात करने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में. व्हाट इज पेट्रोलियम, है ना. तो पेट्रोलियम वैसे तो सभी जानते हैं क्या चीज है, तो लेकिन अपन थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है. पेट्रोलियम के अंदर पहली बात तो मैं आपको बेसिक थोड़ा बहुत बताऊं तो ये जो सब्सटेंस है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दी अर्थ, है ना. अर्थ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये अपनी अर्थ है ना. अर्थ के नीचे ये बहुत सारी रॉक्स है, बहुत सारी रॉक्स होती है. इन्हें कौन सा बोलती है, इम्प्रीशियस रॉक्स बोला जाता है एक्चुअली, जिससे कोई फर्क वरक ना पड़े जिनको इनको इन रॉक्स को, इसलिए इन्हें इम्प्रीवियस रॉक्स कहा जाता है. इसके नीचे वैसे लेयर्स होती है काफी सारी, ऐसा नहीं है ये मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है कि भाई कैसा होगा एक्सट्रैक्शन वाले टाइम पर. तो ऐसे क्या होता है, एक ये अर्थ है, नीचे रॉक्स होती है, रॉक्स के नीचे लेयर्स ऑफ बहुत सारी मिट्टी की लेयर्स होती है. उसके नीचे क्या होती है, वाटर बॉडी होती है. उस वाटर बॉडी के ऊपर आपको पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम जिसको आप कहते हो. अब आप कहोगे सर ये पेट्रोल और ये पानी मिक्स नहीं होता क्या, तो नहीं, मिक्स नहीं होता है. उसका रीजन क्या है आपको पता है, जो गैस और पेट्रोल जो होता है, पेट्रोलियम यानी कि, है ना, ये लाइट होता है, मतलब इसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है कंपेयर देन वाटर के, है ना. हल्का होता है तो ये क्या कहता है, हल्की चीजें क्या होती है, तैरती है पानी पर, आपको पता होगा, है ना. और इसके अंदर ये जैसे रॉक्स है, इसके अंदर यहाँ पेट्रोल तो ये हो गया ना, टोटल पूरा ये पेट्रोल हो गया मान लो ऊपर. पेट्रोल के बाद ऊपर गैस होती है, ये पेट्रोलियम गैस है, ये पेट्रोल है पेट्रोलियम, ये वाटर है. ठीक है. और ये रॉक्स हो गई और ये अर्थ सरफेस हो गई. ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका. मैं आपको एक इमेज जो है आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से एकदम बेसिक जो पूरा स्ट्रक्चर है वो वहां पर देख सकते हो. ठीक है. तो चलिए आगे देखिए. तो ये यहाँ पर आया कैसे, अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं. हिस्ट्री ऑफ पेट्रोल, ये कहाँ से आया है, हिस्ट्री कहाँ से आया है. तो आपको पता होगा कि काफी टाइम पहले एक अर्थ क्रस्ट आया था जिसके अंदर क्या हो गया था कि काफी सारे जो
मतलब एनिमल्स है और जो अपने जो प्लांट्स हैं वो धरती के अंदर मतलब दफन हो गए थे, या फिर आप कह सकते हो अर्थ क्रस्ट के अंदर नीचे दब गए थे, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर के कारण वो क्या हो गया, टेम्परेचर और प्रेशर जब हाई हो गया, मतलब टेम्परेचर जब नीचे, तो उसकी वजह से कोल बना था, है ना। इसके अलावा अगर मैं कहूँ जो सी की जो अपने जो जीव जंतु हैं जो किस में रहते थे, पानी में, है ना, एक्वस एनिमल जिसको आप कहते हो। कौन से एनिमल? एक्वस एनिमल। तो एक्वस एनिमल का क्या हो गया, जब ये धरती के अंदर नीचे मतलब दब गए, तो उसके बाद में क्या हुआ, अर्थ क्रस्ट के बाद में, तो इसके अंदर भी ऐसे ही हुआ कि काफी सारी लेयर्स ऑफ मिट्टी मतलब जो आप सॉइल बोलते हो वो आती गई। सालों के बाद चलते गया टाइम, लाखों वर्ष मतलब ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या हो गए, पास आउट हो गए। उसके बाद लेयर्स ऑफ ऐसे आती गई, तो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, तो ये एक्वस एनिमल किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, है ना, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो एक्चुअली ये पेट्रोल है या पेट्रोलियम है, अब इसमें डिफरेंस मैं आपको बता दूं। जो क्रूड ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, इत- उसे तो अपन क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम एक्चुअली। एंड इट इज द नेचुरल रिसोर्स, ये बात ध्यान रखें, इट इज द नेचुरल रिसोर्स। अब इससे हम क्या करेंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वो सब बनाएंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखें, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे पेट्रोलियम कहते हैं, और ये क्रूड ऑयल होते हैं उसे अपन, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। इस बात को आप अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, द द ऑयल, द क्रूड ऑयल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, इट इज विच इज नॉन एज पेट्रोलियम एंड इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, आप ये लिखोगे, ठीक है ना। चलिए, इस बात को आपको हिस्ट्री समझ में आ गई होगी, पेट्रोल आया कहाँ से है। चलिए, अब इसके बाद में बात करते हैं इसको प्योरीफाई कैसे किया जाता है। मतलब इन सब में से काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिनको अलग करना पड़ता है, इम्प्योरिटीज होती है, पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल को अलग किया जाता है, केरोसिन को अलग किया जाता है ना। तो इन चीजों को अलग कैसे किया जाए, उसके लिए हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने काफी सारे मेथड पढ़े होंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ा होगा, सब्लिमेशन पढ़ा होगा, है ना। लेकिन ये सब प्रोसेस जो है वो नहीं मतलब इन पेट्रोल पर लागू नहीं होते। उसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन वो आप समझिए पहले। हमारे पास मेथड बहुत है, सब्लिमेशन एक मेथड है ना। उसके अलावा हमारे पास में डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है। डिस्टिलेशन भी यही होता है कि भाई आपको अगर एक पर्टिकुलर लिक्विड में से अगर कुछ अलग करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस लिक्विड को एक पर्टिकुलर एक बीकर विकर में रखो, उसके बाद अपन ऐसा अलग कर सकते हैं उसको, है ना। ये प्रोसेस होती है, इसे आप डिस्टिलेशन कहते हो। सब्लिमेशन भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते थे क्या? नहीं, सब्लिमेशन भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या था, क्योंकि पेट्रोल जो है हमारा, ये मान लीजिए यहाँ पर पेट्रोल है बहुत सारा, इसके अंदर जो जितने भी मतलब आप कह सकते हो इसके पार्ट्स, या फिर आप इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जितने भी इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जैसे मान लो पेट्रोल का है, कुछ डीजल अपन कह रहे हैं, कुछ केरोसिन कहते हैं, ये सारों का क्या बोल इसको, बॉइलिंग पॉइंट ये लगभग नियर अबाउट होता है, सेम होता है लगभग। तो जब ऐसा आप जब डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जब ये वाली चीज यहाँ पर लिक्विड डाला जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से एक चीज पहले ही बॉयल होने के बाद में क्या करती है, इवोपरेट हो जाती है, और वो हमें यहाँ पर अलग दूसरे जगह बर्तन पे अपन निकाल लेते हैं। ये अपन अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, अगर इस साल नहीं है तो अगले साल पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9th के अंदर है ये। तो ये वाला प्रोसेस अपन अप्लाई नहीं कर सकते। ये कर पाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको कहते हैं, जिसकी वजह से अपन पेट्रोल को अलग करते हैं। तो उसका मैं जो प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो, अब इसके अंदर होता क्या है, इससे एक चैम्बर होता है ऐसे, ठीक है। समझ पा रहे हो, यहाँ पर एंट्री के लिए, ऑयल की एंट्री के लिए ऐसे एक चैम्बर बनाया जाता है,
यहाँ से एंटर करवाया जाता है ऑयल को। अब कौन सा ऑयल कैसा ऑयल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस। चलो ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस होती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपना जो पेट्रोलियम है वो हमें मिलता है एज अ आउटपुट। अब ये मैं कैसे बना रहा हूँ वो आप एक बार देख लीजिए, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो वो क्या रहा है, यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया है और यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस बताई है, और यहाँ से मैं एंटर करवा रहा हूँ कौन सा ऑयल, क्रूड ऑयल। कौन सा ऑयल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो अपन ने एक्सट्रैक्ट किया है, माइन किया है फ्रॉम माइनिंग, है ना। यहाँ से ये एंटर होने के बाद ये इस कॉलम के अंदर से निकलता है ऐसे, ताकि यहाँ से इम्प्योरिटीज निकल जाए, इसलिए ऐसे ऐसे पास करवाया जाता है। ये पाइप है, इस पाइप के अंदर से ये थ्रू ये ऐसे ऐसे पास होता हुआ इसके अंदर एंटर करता है। इसके बाद में टेम्परेचर जो है ऊपर जाते 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 टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, वो अपन देखते हैं कैसे क्या है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा, अब देखो मैंने अलग अलग लेयर्स नहीं है, तो सबसे पहले है पेट्रोल, फिर है गैसोलीन, फिर है नेफ्था, उसके बाद में केरोसिन, उसके बाद है डीजल, ठीक है, फिर है लुब्रिकेंट ऑयल, और फिर है वैक्स, है ना। अब देखो, अब ये मेरे को पहली बात तो ये याद कैसे है, तो मैं आपको पहले तो याद करवा देता हूँ कि इसको याद कैसे करना है। देखो यहाँ पे लिखो प्रताप, यहाँ पे लिखो गया, यहाँ पे लिखो नहाने, यहाँ पे लिखो किसी ने, फिर लिखो धक्का, और फिर लिखो लगाया। प्रताप गया नहाने, किसी ने धक्का लगाया, ये मेरी ग्रेजुएशन टाइम की ट्रिक है जो मैंने खुद ने डेवलप की थी। तो याद करो कैसे, प्रताप पी पेट्रोल, गया जी गैसोलीन, नहाने एन नेफ्था, और किसी ने के केरोसिन, और धक्का डी डीजल, और एल लुब्रिकेंट लगाया। तो प्रताप गया नहाने, किसी ने धक्का लगाया एक पर्टिकुलर मैंने ट्रिक बनाई है, तो ताकि आपको थोड़ा सी आसानी रहेगी इस चीज को याद करने की। अब आप लोगों ने देखा कि भाई यहां से एंटर करवा रहे हैं अपन। अब देखो टेम्परेचर राइज कैसे होगा या फिर डिक्रीज कैसे होगा। अब देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो टेम्परेचर होगा डिक्रीज। क्यों, सबसे नीचे सबसे ज्यादा यहीं पर मतलब बर्न किया जाता है ऑयल को, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होने वाला है, आपको सबको पता है। टेम्परेचर यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर अब टेम्परेचर कितना होगा मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे है 400 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट 400 रहता है, अप्रोक्स, ठीक है। उसके बाद डीजल के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर रहता है लगभग 350 डिग्री के आसपास, है ना। केरोसिन के आसपास टेम्परेचर रहता है लगभग लगभग 250 से लेकर 300 डिग्री के आसपास अप्रोक्स, है ना। नाफ्ता के आसपास जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है लगभग 200 डिग्री के आसपास, है ना। और यहाँ पर गैसोलीन के आसपास टेम्परेचर रहता है लगभग 100 डिग्री के आसपास, अप्रोक्स 100 से लेकर 150 डिग्री के आसपास, है ना। और यहाँ पर पेट्रोल के आसपास रहता है लगभग 100 डिग्री के आसपास, 80 से लेकर 100 डिग्री के आसपास। और यहाँ पर टेम्परेचर रहता है 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के आसपास। अब ये टेम्परेचर का क्या फर्क है, अब आप समझो जरा थोड़ा सा ध्यान से कि देखिए, जब यहाँ से क्रूड ऑयल पास करवाया जाता है तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है, वो उबलना शुरू करेगा। अगर उबलना शुरू करेगा तो आपको पता है टेम्परेचर तो नॉर्मल, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर ही पेट्रोल जो उड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर इतना हाई टेम्परेचर होगा तो पेट्रोल का जो इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होने के साथ में यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे रह जाएगी। इम्प्योरिटीज है वो तो नीचे रह जाएगी। गाढ़ा गाढ़ा जो थिक ऑयल जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, विस्कोसिटी मतलब बहने की क्षमता, है ना। तो वो अगर मान लीजिए गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होती है और उसको बहने में मतलब फ्लो होने में उतना ही रेजिस्टेंस फील होता है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ से आगे अब डीजल जो होगा, जो सेकंड पोर्शन होगा, ऐसा नहीं है कि जस्ट ऊपर ही डीजल होता है, कुछ
एरिया होता है उसके ऊपर फिर बाद में यहाँ से इसको अलग किया जाता है। ऐसे डीजल को टेम्परेचर थोड़ा अलग करने के बाद में इसको अलग किया जाता है। उसके बाद में केरोसिन के आसपास में टेम्परेचर और कम हो जाता है, तो जो वेपर है वो और ज्यादा टेम्परेचर अगर डाउन होता जाएगा तो आपको पता है इवोपोरेशन बाद में वापस से कंडेंसेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से अपन केरोसिन फिल्टर आउट कर लेते हैं, फिर हम नेफ्था फिल्टर आउट कर लेते हैं, फिर गैसोलीन और पेट्रोल, है ना। तो एक बात गौर करो, देखो डीजल और पेट्रोल, आप गौर कर पा रहे हो? अगर आप लोगों को पता हो तो डीजल ज्यादा महंगा आता है या फिर केरोसिन, सॉरी डीजल ज्यादा महंगा महंगा आता है या फिर पेट्रोल? आप लोगों ने गौर किया होगा कि पेट्रोल ज्यादा महंगा आता है कंपेयर देन डीजल। और ये कहाँ कहाँ यूज आते हैं अपन बात करेंगे, कैसे अलग किया जाता है वो समझ में आ रहा है। और लास्ट में है फ्लू गैसेस, फ्लू गैसेस जिसके अंदर आप नेचुरल गैसेस को आप काउंट कर सकते हो। जितनी आपकी नेचुरल गैसेस है ना वह यहाँ से लिफ्ट आउट हो जाती है। तो ये हमारा पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम था। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर कैसे पेट्रोल को सेपरेट आउट किया जाता है इसको अपन ने डिस्कस किया। तो अपन अब देख लेते हैं पर्टिकुलर एक एक चीज के यूज क्या क्या है। डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ लिया, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होने के बाद में हमें अब ये पता चल गया है कि भाई माइन कैसे किया जाता है, पेट्रोल निकाला कैसे जाता है, इसके अलावा अब इसे सेपरेट आउट कैसे किया जाता है, ये सारा काम हो गया। अब अपन देख लेते हैं कि भाई इन सब का यूज क्या क्या है, भाई कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज आता है। तो देखो पेट्रोल, सबसे पहले पेट्रोल, पेट्रोल तो बेसिक है, सबको पता है, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, एज अ फ्यूल, ठीक है। दूसरा यूज कहां पर होता है, यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज, और इसके अलावा इन प्लांट्स, जो मैंने आपको कोल टार बताया था वहां पर पेट्रोल भी यूज किया जाता है एज अ फ्यूल स्टार्टिंग में, बर्निंग स्टार्ट करने के लिए बॉयलर के अंदर, है ना। इसके अलावा अगर मैं कहूं डोमेस्टिक, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं केरोसिन की, एज अ फ्यूल इन स्टोव, और वी कैन से डोमेस्टिक पर्पस के लिए, है ना। इसके अलावा इन इंडस्ट्रीज लगभग सिमिलर यूज है ना। इसके अलावा अगर मैं बात कहूं तो आपको क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर कम होता है तो इन जनरेटर भी यूज किया जाता है। आपको पता होगा जनरेटर के अंदर जो अपना घर के बाहर कई बार शादी ब्याह में आपने देखा होगा तो केरोसिन भी यूज किया जाता है, वो पुराने वाले जनरेटर में, ग्रीन कलर वाले में। आजकल तो जो ऑटोमेटेड जनरेटर आते हैं उसके अंदर वो पेट्रोल और डीजल यूज किया जाता है, खासकर डीजल, है ना। चलिए डीजल की अगर मैं बात करूं, डीजल हैवी ड्यूटी जो व्हीकल्स होते हैं, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स कौन से होते हैं, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, इन सब में डीजल यूज किया जाता है। इसके अलावा एज अ फ्यूल, है ना। और पेट्रोल के अंदर एक आप लोगों ने सुना होगा एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब होता है घुलनशील, किसी चीज को घुलाने के लिए, टू इम्प्यूरिटीज, इन टू डिजोल्व इम्प्यूरिटीज, है ना। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा इम्प्यूरिटीज का मतलब ये हो गया कि किसी की सफाई सफाई करने के लिए, क्लीनिंग के लिए आप लोगों ने देखा हो कई बार पेट्रोल यूज किया जाता है। एज अ फ्यूल हो गया, इन इंडस्ट्रीज यूज किया जाता है ना। तो ये सब बेसिक यूज थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन सा रह गया, लुब्रिकेंट ऑयल। तो लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है। लुब्रिकेशन अब आपने ये कहां पर देखा होगा, साइकिल वाइकिल दुकान पे या फिर मोटरसाइकिल की, आपने जब वो रिपेयरिंग करवाने के लिए आप गए होगे तो वहां पर ग्रीस या फिर एक ब्लैक कलर का सा वो ऑयल डालते हैं, तो वो लुब्रिकेशन ऑयल होता है। इसके अलावा बच गई एक पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, है ना। ये पैराफिन वैक्स अपने घर में जो मोम यूज की जाती है ना मोमबत्ती बनाने के लिए, ये वही है ना। बाकी और भी काफी सारे ब्यूटी पार्लर्स में और में मतलब कमर्शियल यूज हो रहा है इसका, है ना। तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कौन कौन से यूजेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो यहां तक हो गया अपना पेट्रोल क्या था, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, माइन किया जाता है, कैसे इसको डिस्टिलेट किया जाता है, और क्या क्या इसके यूज है ना। तो चलिए देख लेते हैं कंबशन क्या होता है। तो द बर्निंग ऑफ फ्यूल,
which gives heat and light as product is known as combustion. कंबशन कैसे कहते हैं? अगर मान लीजिए किसी फ्यूल को बर्न किया जाता है और इससे अगर हमें आउटपुट में, ये ध्यान रखें, आउटपुट में क्या मिल रहा है, हीट एंड लाइट मिले, तो उसे अपन क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं. कंबशन दो टाइप का होता है, कंप्लीट कंबशन इन है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ, लिखना भूल गया, इसको कंप्लीट करें. द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑब्वियस है, वैसे तो ये अंडरस्टूड था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है, लेकिन फिर भी आप कंप्लीट ऐसे ही लिखें इसे, इन द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच गिव्स द हीट एंड लाइट एज अ प्रोडक्ट इज नॉन एज कंबशन. कंबशन दो तरह का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट. ठीक है. कंप्लीट कंबशन क्या होता है? इफ द सफिशिएंट, इफ द कंबशन done in the presence of sufficient amount of oxygen, then this type of combustion is called कंप्लीट कंबशन. और इनकम्प्लीट के लिए यहां पर लिख लेना बस इनसुफिशिएंट, इनसुफिशिएंट होगा. ठीक है. अब कंप्लीट कंबशन होता है तो क्या होता है? अच्छे से कंप्लीट कंबशन होगा तो CO2 का फॉर्मेशन होगा, C+O2. कंप्लीट कंबशन के लिए इक्वेशन ये रहती है, हमेशा ध्यान रखें. लेकिन जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ये डेफिनेशन प्लीज लिख लें आप, इनकम्प्लीट होगा तो C+O2 होने के बाद CO2 तो कुछ मात्रा में निकलेगी कंबशन होने के बाद, प्लस CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकलती है. कार्बन मोनोऑक्साइड ये और निकलती है. अब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है. ये आप इतना बायो या तो पढ़ लिया होगा, नहीं तो इस साल पढ़ लेंगे अपन, ब्लड जिस चैप्टर में आएगा तब पढ़ाऊंगा मैं आपको कि भाई ये ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है. जहां पर ऑक्सीजन का अटैचमेंट होना चाहिए उसकी जगह इसकी अटैचमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें काफी सारी डिजीज हो जाती है. मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है. ये बात की प्रोसेस अपन जब ये आएगा तब बात करेंगे. तो बस इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हमारे ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है, और हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारा जो प्लस पोल्यूशन है, पोल्यूशन लेवल भी इससे काफी ज्यादा इंक्रीज होता है. तो ये इनकम्प्लीट कंबशन का ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है. कंप्लीट कंबशन में क्या होता है, हमको जो आउटपुट है वो हीट और लाइट का वो मैक्सिमम मिलता है इनकम्प्लीट के कंपैरिजन में. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन पे. तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा. इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप ऊपर वाले जो आई बटन पर है वहां पे क्लिक करके प्रीवियस जो वीडियो उसको आप देख सकते हो. और जो साउंड और लाइट के अंदर अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट द डाउट्स, क्योंकि अभी तक मुझे कोई भी डाउट्स नहीं मिल रहे हैं. इसका मतलब या तो दो ही निकल सकते हैं, या तो आप वीडियो देख नहीं रहे हो या फिर आपको देखा हुआ सब कुछ समझ में आ रहा है. और इतना कोई पॉसिबल नहीं है कि 100% अगर आपको समझ में आ रहा हो तो फिर आप पढ़ते क्यों, है ना. तो प्लीज पढ़ना शुरू करो. अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा है, अगर आप यहीं से शुरू कर रहे हो, सोच रहे हो कि पहली बार चलो देख लेते हैं, तो प्लीज जाओ पहले साउंड और लाइट के जो वीडियोस हैं उनको कंप्लीट करो. इससे फायदा आप लोगों को ही है, हमको नहीं है ना. तो इससे फायदा होगा आपको. और अगर कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप वहां पे पूछ सकते हो, ग्रुप है हमारा वहां पूछ सकते हो. अगर कोई आपको और भी हिचकिचाहट है तो आप पर्सनल सेंड कर सकते हो. अगर आपको कोई होमवर्क सेंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपका होमवर्क चेक नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज आप पर्सनल सेंड कर दीजिए, मैं आपका पर्सनली होमवर्क चेक करूंगा. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको वहां पर टेली कर दूंगा. ठीक है. तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को. तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.